हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे एफ्लेक्स और क्लियरेंस के बारे में। तो जनरली एफ्लेक्स होते क्या है? अगर हम ब्रिज बना रहे हैं तो अगर आप ब्रिज बना रहे हैं तो क्या करते हैं, जब भी हम ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करते टाइम जनरली हम यहाँ पे पार्ट्स दे देते हैं, है ना, कॉलम्स दे देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पार्ट्स, कॉलम्स या कोई भी अबेटमेंट देते हैं तो उससे क्या होगा कि आपने क्या कर दिया, एक ऑब्स्ट्रक्शन जनरेट कर दिया। वाटर यहाँ से फ्लो होना था, नेचुरल वाटर, बट आपने इसमें क्या डाल दिया, एक ऑब्स्टिकल डाल दिया। तो जब ऐसा कुछ होता है तो जैसे ही अगर आप जनरली देखते होगे कि एक बाल्टी ली, है ना, हमने एक बकेट ली एंड आई जस्ट फिल द वाटर इनसाइड दिस बकेट। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, आई एम पुटिंग सम स्टोन इनसाइड इट। जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ स्टोन्स डाल दूंगी तो क्या हो जाएगा, जैसे ही मैंने कुछ स्टोन्स डाले, ये जो वाटर का लेवल था ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सिमिलर कंडीशन यहाँ पे भी बन रही है। हमने जैसे ही यहाँ पे फायर्स दिए, अबेंडमेंट्स दिए, तो इससे क्या हुआ, जो हमारा वाटर का लेवल था, जो नेचुरल लेवल था, उससे कुछ वाटर का लेवल इंक्रीज हो गया। अब वाटर का लेवल अगर कुछ सर्टेन अमाउंट में अगर इंक्रीज हो जाएगा तो अब क्या होगा, अब जब यहाँ पे फ्लड वाली कंडीशन आएगी तो फ्लड वाली कंडीशन में जनरली आपको देखने को मिलेगा कि ये जो वाटर है ये अपने ओरिजिनल पास से कुछ अमाउंट ऊपर बह रहा होगा, और ये जो एडिशनल हाइट जो यहाँ पे हमें मिल रही है इसी को हम कह रहे हैं एफ्लक्स। अब देखो, एफ्लक्स अलग अलग कंडीशंस में मतलब कि जनरली ये होता है, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात करें, अगर हाइड्रोलिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, हाइड्रोलिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये कहता है कि अगर आप एरिया को मल्टीप्लाइज करते हो, तो अगर आप एरिया को मल्टीप्लाइज करते हो उसके बाद भी अगर वेलोसिटी क्या बनी रहे आपकी, कांस्टेंट बनी रहे, है ना, कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, तो उस टाइम पे हम क्या कहेंगे, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है। मतलब कि आप भले ही कितना एरिया बढ़ा लो, ये एरिया को आप कितना भी बढ़ा लो, मगर अगर हर एक पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी को फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे v का वैल्यू, यहाँ पे v का वैल्यू, यहाँ पे v का वैल्यू, यहाँ पे v का वैल्यू सेम हो। अगर 2 किलो न्यूटन एक पॉइंट पे मिल रहा है तो अलग अलग पॉइंट पे भी 2 किलो न्यूटन मिलेगा। अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो वहां पे भी सेम। तो ये कहता है लॉ ऑफ हाइड्रोलिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन कि अब यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। अगर हम बात करें वेरिएशन इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू योर एरिया, दैट इज कॉल्ड एफ्लक्स। एफ्लक्स है क्या, क्या है एफ्लक्स? यही जो आपका वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ये जो मैंने नंबर ऑफ पॉइंट्स देखे थे जहां पे हमारा v का वैल्यू ऊपर सेम आ रहा था, यहाँ पे v का वैल्यू अगर चेंज हो जाए हमारे एरिया के साथ तो वो उसी को हम कहते हैं एफ्लक्स। अब एफ्लक्स कब जनरेट होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं? तो फर्स्ट कंडीशन हमने देखी कि जैसे ही हमारा, हमने यहाँ पे कोई भी हमारे जो भी पेयर्स हैं या अबेंडमेंट है या कॉलम्स है, जब हमने इसको दिया तो उसके कारण जो भी आपका रिवर का लेवल था वो बढ़ गया। अगर रिवर का लेवल बढ़ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ्लक्स जनरेट हो गया, है ना। अब क्या होगा, जो भी शॉर्ट ऑफ वेलोसिटी थी वो अब सेम नहीं रही है, अब वेलोसिटी बढ़ गई है और हर एक पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी मिल रही होगी। अगर यहाँ देखोगे तो रिवर में कुछ और होगी, कुछ दूर जाओगे तो कुछ और, कुछ दूर जाओगे तो कुछ और। तो ऐसी वाली कंडीशन यहाँ पे स्टार्ट होगी। अब देखो इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, देखो एफ्लक्स का जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। पहला फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, है ना। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें और कैसे एफ्लक्स जनरेट होता है, तो अगर नेचुरल वाटर से, जो भी आपका नेचुरल स्ट्रीम वाटर है, अगर उससे आपका जो वाटर लेवल है वो नीचे चला जाए, उससे भी एफ्लक्स जनरेट हो जाता है ना। तो मान लीजिए हमने कोई यहाँ पे ब्रिज बनाया, तो ये ब्रिज बनाने के कारण जो भी हमारा नेचुरल वाटर लेवल है अगर ये बढ़ गया, इससे भी एफ्लक्स जनरेट हो गया। अगर कुछ वेदरिंग कंडीशन के कारण ये वाटर लेवल कम हो गया, कहीं पे ज्यादा वाटर है कहीं पे कम वाटर है, तो फिर यहाँ पे तब भी एफ्लक्स जनरेट हो जाएगा, है ना। आपने देखा होगा कि आपकी जब भी आप नर्मदा जी में जाते हैं नहाने या गंगा जी में नहाने जाते हैं तो वहां पे एक इस तरीके से ऐसा लगा दिया जाता है रॉड्स, और उसमें कुछ ऐसे रस्सियां बांधी जाती हैं। तो अगर आपको नहाना है तो आपको इसको रस्सी को पकड़ के ही नहाना होगा, इसके आगे तो जा ही नहीं सकते, ऑब्स्ट्रिक्शन है कि नहीं, यू डोंट हैव टू गो।
मूव ऑन। या फिर आप नदी में भी जाते हैं नहाने के लिए अपने मॉम डैड के साथ, तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, आगे नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, यहीं तक नहाना है, आगे पानी का बहाव बहुत तेज है, यू विल फ्लो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर्टेन अमाउंट में अगर हम वेलोसिटी देख रहे हैं तो अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग है। अब देखो, जितना ज्यादा वेलोसिटी रहेगा उतना ज्यादा इरोजन के चांसेस क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। हमने देखा है कुछ छोटी छोटी भंवर बन जाती है, देखा है आपने? जो बड़े लेवल पे जब हम बाद में देखते हैं तो साइक्लोन्स, सुनामीज और बहुत सारी चीजें, वो थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे हम छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं कि आपने जनरली देखा होगा कि आप अगर कोई किनारे पे खड़े हैं तो किनारे पे ईडी करंट के कारण कुछ ऐसे छोटे छोटे भंवर्स दिखने लगते हैं, है ना? तो ये क्या करते हैं, ये जो अभी हमारा वाटर का वेलोसिटी जितनी तेजी से हमारे सॉइल को इरोड नहीं कर रहा था उससे ज्यादा तेजी से ये इरोजन करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे वाटर की वेलोसिटी आपका जीरो, सिमिलर टू जीरो है ना, इट जस्ट सिमिलर टू जीरो। और इसी के थोड़े से स्ट्रीम के आगे गए तो इस वाटर की वेलोसिटी कुछ हो गई, कुछ भी हम मान के चल रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर या कुछ भी मान लो। अगर ऐसा कुछ हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, ये पानी तो फ्लो कर रहा है और ये पानी रुका हुआ है। तो जनरली क्या होता है कि अगर कोई दोस्त मस्ती कर रहा है और दूसरा दोस्त को पढ़ने का मूड है तो वो मस्ती वाला दोस्त क्या कहेगा, क्या कर रहा है पढ़ के, चल ना थोड़ा खेलते हैं। तो अब ये दोस्त भी चाहेगा कि ठीक है चलते हैं। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, तेज बहाव से आ रहा है और ये रुका हुआ पानी है, तो इसमें क्या होता है कि जनरली इसमें ईडी करंट के कारण यहाँ पे इस तरीके से स्मॉल स्मॉल वेव्स स्टार्ट हो जाती है बनना, और ये क्या करती है, इरोजन को एनहेंस कर देती है। तो जितना ज्यादा एफ्लक्स होगा उतना ज्यादा इरोजन को एनहेंसमेंट मिलता जाएगा, उतना ज्यादा यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होता जाएगा, उतना ज्यादा टिपिकल हो जाएगा उस जगह पे, उतना डीप में फाउंडेशन आपको देना होगा, है ना? आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। तो एक कंडीशन ये हो गई कि वेलोसिटी अलग अलग जगह चेंज हो रही है। आपका ये थर्ड कंडीशन है ना। अगर हम नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन की बात करें कि और क्या हो सकता है जो एनहेंस करता है हमारे एफ्लक्स को, तो देखिए जनरली क्या होता है, जब भी हम ब्रिजेस बनाते हैं तो ब्रिजेस में हमने यहाँ पे जब ऑब्स्ट्रक्शन डाल देते हैं तो ये ऑब्स्ट्रक्शन जितने ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा आप पार्ट्स डालेंगे उतना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे क्रिएट होगा, और जितना ज्यादा यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा उतना ज्यादा वेरिएशन इन वेलोसिटी यहाँ पे देखने को मिलेगा, और उतना ही ज्यादा यहाँ पे एफ्लक्स का जनरेशन होगा, जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सॉइल इरोड होती जाएगी। ठीक है, कई बार ये डिस्चार्ज के क्यू के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका डिस्चार्ज कितना आ रहा है, और नेचुरल आपकी वहां की मतलब कि कैसी कंडीशन है, आसपास का एरिया कैसा है, कब आपका डिस्चार्ज, आपका मैक्सिमम पीक पे कब पहुंच जाता है डिस्चार्ज, कितना मैक्सिमम पीक डिस्चार्ज होता है, ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इसकी हाइट को कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, इसकी हाइट को कैलकुलेट करेंगे और ये जो आपकी हाइट निकल के आ रही है ये क्या हो जाएगी, ये बता देगी ये फ्लक्स की हाइट इतनी होगी। अगर आपकी हाइट ज्यादा होगी तो क्या कर सकता है, अगर ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया है, अगर बहुत ज्यादा होगी तो कई बार हम देखते हैं कि ब्रिज आपके डूब गए। कैसे डूब गए, एफ्लक्स के कारण डूब गए। वहां पे ये जो डिस्चार्ज है, ये क्यू का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और क्यू का वैल्यू बढ़ गया मतलब कि ज्यादा स्पीड से पानी आ रहा है, एरिया उतना कम है। अगर ज्यादा स्पीड से पानी आ रहा है, एरिया वाइज वेरिएशन कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा कि ये वाटर इस तरीके से फ्लो ओवर करने लगेगा ऐसे। और अगर आपका वाटर फ्लो ओवर करने लगा, आपके ब्रिजेस के ऊपर से निकलने लगा, तो उस टाइम पे ये ब्रिज दे आर नॉन यूजलेस। और ये वाली कंडीशन को हमें हमेशा अवॉइड करना है, हमेशा ही अवॉइड करना है। ऐसा कंडीशन कभी भी नहीं बनना चाहिए इंपॉर्टेंट ब्रिज में। मान लीजिए ट्रेन आ रही थी, उसी टाइम पे किसी कंडीशन के कारण आपका यहाँ पे फ्लक्स जनरेशन हो गया और यहाँ पे ओवरफ्लो होने लगा, ऊपर से पता चला ट्रेन ही बह के चली गई। ऐसा कभी सुना है? ऐसा होता नहीं है। इसलिए नहीं होता क्योंकि इस टाइम पे जो भी एफ्लक्स की जो भी हाइट होगी, इसको हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और जब हम हमारा ब्रिज बनाएंगे तो इतना एक्स्ट्रा हाइट आपको लेकर के उस टाइम पे चलना होगा।
और उस टाइम पे हम कोशिश करेंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन जितना कम से कम दे सके उतना कम से कम हम करेंगे। आपको जनरली देखने को मिलेगा कि जहां पे भी आपका ब्रिजेस बनाते हैं उसके कुछ आसपास आपके डैम्स वगैरह मिलते हैं कि अगर कोई कंडीशन अगर ऐसी हो, एक तो इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं वो, है ना, काइनेटिक एनर्जी को, और दूसरा अगर इस तरीके के फ्लो को भी वो कई बार कंट्रोल कर लिया जाता है ना। तो अब अगर जैसे मैं निकालना चाहती हूँ कि एफ फ्लक्स की हाइट कितनी है, तो कैसे निकालेंगे आप इसकी हाइट? तो इसकी हाइट के लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक तो एक मरियम फॉर्मूला है जो कि कहता है कि एच ए शुड बी इक्वल टू, अब देखो हमने अगर यहाँ पे देखे तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जनरली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2g। आप लोग एफएम में पढ़ेंगे इसके बारे में, ये काफी फेमस फॉर्मूला है जो हम बर्नौलीज थ्योरम की बात करते हैं। तो जब हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को निकालते हैं तो इसको कहते हैं काइनेटिक हेड या काइनेटिक एनर्जी हेड, है ना। तो ये हेड है। इसके बाद क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस ए अपॉन सी ए का होल स्क्वायर माइनस ए अपॉन A1। अब यहाँ पे ये ए है, ए क्या है, A1 क्या है, सी ए क्या है, वी स्क्वायर क्या है, 2g क्या है। तो वी स्क्वायर जो भी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी उस टाइम पे आपके वाटर स्ट्रीम की, उसको हम लेंगे। कई बार आप एवरेज जनरली अगर आपकी वेलोसिटी वेरीज करिए अलग अलग पॉइंट पे तो हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही है, तो उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ए क्या है आपका, जो भी वहां पे नॉर्मल जो वाटर वे होगा ब्रिज के अंडर, ब्रिज के नीचे वाला जो एरिया है इसमें जितना भी वाटर आ रहा है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका कैपिटल ए से। अब चूंकि ये क्या है आपका एरिया है तो इसको मीटर स्क्वायर में लेनी है वैल्यूज। डायमेंशंस हमेशा याद रखोगे, है ना। सी क्या है आपका, यहाँ पे सी जो भी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, देखो कोफिशिएंट सी ए जो भी आपका एक्चुअल कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होगा उसको कैलकुलेट हमें करना होगा। क्या होता है कि थ्योरेटिकली जब हम किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं, ये आपका थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है, तो अगर आपने थ्योरेटिकली किसी चीज को कैलकुलेट करा, अगर आप उसको एक्चुअली देखो तो एक्चुअल में और थ्योरेटिकल में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम सीए निकालते हैं तो हम थ्योरेटिकल से एक्चुअल डिस्चार्ज पे चले जाते हैं, उसका एक कोफिशिएंट ले लेते हैं, यही है वो सी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम ए की बात करें, ए और A1 क्या है, तो ए हमने देख लिया, जो भी नेचुरल वाटर रहेगा उसका जो भी वैल्यू रहेगा वो, और A1 क्या रहेगा आपका ब्रिज के ऊपर जो भी वाटर या जो भी एरिया आ रहा है उसका A1 से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हमें निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 0.075 प्लस 0.35 इंटू स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए माइनस 0.10 ए अपॉन कैपिटल ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल ए क्या है, जो भी आपका एक्चुअल वाटर का, जो भी एक्चुअल ब्रिज के नीचे एक्चुअल वाटर वे जा रहा है ना, ये तो थ्योरेटिकली हमने कैलकुलेट करके निकाला है, मगर एक्चुअली जितना वाटर होगा उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मूला ये है, इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मोल्स वर्थ का अगर इक्वेशन देखें, दो इक्वेशन है अलग अलग, जिससे भी आप कैलकुलेट करना चाहें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वी स्क्वायर अपॉन 17.87 प्लस 1 अपॉन 65.60 ए अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 1। अभी हम क्या कर रहे थे, यही सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे, ये जो हमने सी ए निकाला था, है ना, इस सी ए को उनने डायरेक्टली अपने फॉर्मूले में इनपुट कर दिया। तो यहाँ पे हमें फाइनल वैल्यू आ गई, यहाँ पे ए क्या है, स्मॉल ए, जो भी एक्चुअली यहाँ पे फ्लो हो रहा होगा आपके ब्रिज के नीचे का वो आ जाएगा। कैपिटल ए क्या होगा, जो भी नेचुरल फ्लो होगा या जो भी यहाँ से यहाँ तक का एरिया होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भी एरिया होगा वो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे v क्या होगा, जो भी इसका एवरेज वेलोसिटी होगा वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आपका h मिल जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। अब देखो ये काफी ज्यादा इजी है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना। दोनों को आप याद कर सकते हैं, दोनों में से जो भी आपको इजी लगे उसको आप याद
यूज करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा कि एफ्लक्स क्या है। जो भी इंक्रीमेंट है आपका हाइट में ओरिजिनल हाइट से, वो एफ्लक्स नहीं है। वेलोसिटी के कारण जो चेंज आया है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एरिया विच क्रिएट द इंक्रीमेंटल हाइट ऑफ एनी बॉडी ऑफ एनी वाटर, उसको हम कह रहे हैं एफ्लक्स, है ना। क्योंकि कंफ्यूज मत होना, क्लियरेंस में इसमें कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।